तो 10 ग्राम 24 कैरेट के सोने का दाम 2814 रुपए बढ़ करके 1.48 लाख रुपए पहुंच गए हैं। हमने कुछ बुलियंस के ऊपर प्राइजेस पकड़ी थी, देखी थी किस किस तारीख में क्या क्या रही। 3 अगस्त को जहां दाम 10 ग्राम सोने के 1,43,760 थे, वहीं 6 अगस्त के दिन 1,49,420 थे और 7 अगस्त यानी कि आज 1,51,000 रुपए थे। लगातार प्राइस में यानी कि 3 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में 10 ग्राम सोने के भाव में ये जो तेजी आपने देखी, ये केवल सोने तक ही सीमित नहीं थी, ये कहीं ना कहीं चांदी पर भी ऑब्जर्व की जा सकती है। तो 34 के भाव चांदी पहुंच गई, सोना चांदी का भाव बढ़ रहा है। और जब ये तेजी हो रही है तो सोना 2026 में अब तक 18,000 रुपए महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर को जहां जहां 10 ग्राम सोना 1.33 लाख था, जो अब लगभग 1.51 लाख पर पहुंच गया है। ये भाव जो बढ़ रहे हैं, ये केवल इंडियन बाजार में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी भाव बढ़ रहे हैं। एक्सपेक्टेशन है कि साहब सोने के भाव बढ़कर 1.6 लाख तक पहुंच सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जहां यूएस डॉलर के अंदर अगर बात की जाए, जहां ऑन्स में भाव नापे जाते हैं, वहां पर भी सोने की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। ये प्लस और प्लस 7%, प्लस 3% के भाव के अंतर आप दोनों तरफ चढ़े हुए देख रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रिडिक्शंस की बात मानी जाए, गोल्डमैन सैक जैसी कंपनियों की बात मानी जाए, तो डॉलर के जो मतलब गोल्ड के जो भाव हैं वो $5400 इस साल 2026 के अंत तक पहुंच सकते हैं। अब ऐसे में जब बात इस तरह से निकल कर आ रही हो, तो बड़ा सवाल ये कि किस समय एंट्री करनी चाहिए और ये अचानक भाव क्यों बढ़ रहे हैं। क्या युद्ध समाप्त हो गया, क्या स्टॉक मार्केट पिट गया, या युद्ध बढ़ गया, क्या हुआ? क्योंकि गोल्ड के भाव बढ़ने पर अलग अलग प्रकार के एक्सप्लेनेशंस होते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो हमेशा सुनने को मिलता है वो अमेरिका की ब्याज दरों से होता है। वो भी क्यों ना, जैसे भारत जैसे देश जब अपना फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं, तो वो विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा रखते हैं, प्लस गोल्ड का थोड़ा कम हिस्सा रखते हैं। भारत का अगर आप उठाकर देखेंगे तो लगभग 880 टन के आसपास भारत की आरबीआई के पास गोल्ड है, और बाकी जो लगभग 80% हिस्सा विदेशी मुद्रा है, करेंसी दूसरे देशों की जो एसडीआर में आती है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये गोल्ड को ही अपने विदेशी मुद्रा भंडार में रखते हैं, क्योंकि इनकी इनकी करेंसी औरों को रखनी है ना। एसडीआर के अंदर यूरो आता है तो किसी और को रखना होगा। ये क्या रखते हैं? तो ये गोल्ड रखते हैं। तो अमेरिका के विदेशी रिजर्व के अंदर गोल्ड बड़ी मात्रा में है, 3300 टन के आसपास है। तो ऐसे में जब इनके पास में विदेशी मुद्रा के अंदर विदेशी मुद्रा ही गोल्ड इनके पास होती है, तो फिर अमेरिका गोल्ड कब खरीदता है और कब बेचता है और गोल्ड में निवेश क्यों करता है? तो गोल्ड के लिए अमेरिका की जो फेडरल बैंक है, जैसे अपने आरबीआई है, इनके फेडरल बैंक है, उस फेडरल बैंक ने ब्याज दरों को लेकर क्या प्रेडिक्शंस रखी हैं, उसके आधार पर लोग निवेश करते हैं। मतलब सोने के भाव में मजबूती को लेकर निवेशकों का मानना यह है कि ब्याज दरों के संकेत को पढ़ते रहो, ब्याज दरें घटने की अगर उम्मीद बढ़ती है तो लोग फिर निवेश करने गोल्ड में निकल जाते हैं कि चलो गोल्ड से रिटर्न निकाल लेंगे। तो एक तो वहां की बैंक, आप पूछेंगे उनकी बैंक का हमसे क्या लेना देना, बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। अमेरिका की बैंक की ब्याज दरें वहां के लोगों के पास कितने दरों पर ब्याज पर पैसा पहुंचेगा, फिर वो उस पैसे को लेकर दुनिया भर के बाजार में कहां कहां घूमेंगे, और उन्हें स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न अगर गोल्ड में दिख जाएगा तो वो गोल्ड खरीदने निकल पड़ते हैं, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बहुत जबरदस्त है, उसके अंदर उसके पास इतना पैसा है कि बाजार हिला सकता है। तो फिर वो बाजार के अंदर इस प्रकार का असर डालता है। दूसरा, हम जैसे लोगों के साथ क्या असर होता है, हमारे यहां ये होता है कि डॉलर कमजोर हुआ होता है तो सोने को फायदा होता है। मतलब सोने का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ता है, अगर रुपए में कमजोरी आती है तो हमारे लिए मुसीबत क्या है कि हमें दुनिया तो खरीदती गोल्ड को डॉलर में ही है। अब डॉलर भी अगर हमारे लिए महंगा हो गया, मतलब रुपए में हमें डॉलर खरीदना है पहले, और फिर डॉलर से हमें गोल्ड खरीदना है, तो डॉलर के भाव पर भले ही वो वहीं खड़ा था कि साहब $4500 पर ऑन्स खड़ा हुआ था, लेकिन भारत के लिए $4500 अगर पहले 90 के भाव डॉलर चल रहा था तो कुछ और रकम रखेगा, अगर वो 100 के भाव चल रहा है डॉलर तो वो कुछ और भाव रखेगा। तो हम तो रुपए में खरीद रहे हैं ना, मतलब आम जन के लिए आप और मैं तो रुपए में निवेश कर रहे हैं। लेकिन जब हम खरीदने के लिए निकलते हैं बाजार से गोल्ड, तो जिन संस्थाओं से हम गोल्ड खरीद रहे हैं वो भारत के मतलब भारत के बाहर के बाजारों से डॉलर में खरीद के ला रही हैं, तो हमें दोहरी चोट पड़ती है। तो डॉलर का भाव अगर कमजोर होता है, मतलब रुपए के सामने डॉलर अगर कमजोर हो रहा है, मान लीजिए कि पहले 95 चल रहा था, 92 हो गया, तो फिर अचानक खरीद बढ़ने लगती है, तो सोना मजबूत होने लगता है कि चलो बढ़िया है कि अब थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा, खरीद लो। तो ये भी एक कारण रहता है। दूसरा क्या है, जब बाजार के अंदर हल्का सा भी मंदी आती है, हमेशा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के रूट में अपनाया जाने वाला रूट है गोल्ड, कि भाई अगर स्टॉक मार्केट ठीक नहीं चल रहा है तो गोल्ड में डाल दो। और एक बात यह भी होती है कि दुनिया भर की केंद्रीय बैंकों को समय समय पर विदेशी मुद्रा भंडार के भंडार को बढ़ाने के लिए गोल्ड परचेज करना होता है। हम भी खूब परचेज कर रहे होते हैं, यानी कि भारत सरकार भी खूब परचेज कर रही होती है। अब अगर ऐसी स्थिति में जब यह लग गया कि केंद्रीय बैंक को यानी कि आरबीआई को अगर अपने पास विदेशी मुद्रा के अंदर गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना है,
तो गोल्ड रिजर्व बढ़ाने के लिए वो क्या करे? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीद तेजी से करने लग जाती है। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने वाली हैं। अब अगर आप मांग बढ़ा दोगे तो फिर से भाव बढ़ने लगेंगे। तो रिजर्व बैंक्स इस समय इस सीजन में गोल्ड खरीदने निकल रही हैं। अच्छा, एक जो कॉमन इन्वेस्टमेंट का कारण कहा जाता है कि सब सेफ इन्वेस्टर्स की खरीदारी जारी है। और तो और इस समय जेन जी ने भी गोल्ड खरीदने पे फोकस कर लिया है। अब इनकी क्या कहानी चल रही है? असल में क्या है कि एक समय तक समझ ये होती थी कि निवेश के नाम के ऊपर घर में भी गोल्ड को खरीदना उचित माना जाता था। लेकिन जब से नई यूथ या 1997 के बाद पैदा हुए लोग, इनको गोल्ड के बारे में पता चला, तो इनको ये समझ में आ चुका है कि गोल्ड में पैसा लग गया, ज्वेलरी खरीदने में लगा दिया, अगर अगर वो वास्तविकता में किसी प्रयोजन के लिए नहीं खरीदा गया, निवेश समझ के, इन्वेस्टमेंट समझ करके गोल्ड अगर खरीदा गया, तो वो एक गलत डिसीजन हो सकता है। क्यों गलत डिसीजन हो सकता है? बोले क्योंकि आप उसे कभी इमोशन से अटैच होकर बेचने तो जाओगे नहीं। बेचने चले भी गए तो जो मेकिंग चार्ज था, जीएसटी था, प्राइस का टूटना था, वो सबका नुकसान उठा के लाओगे। तो ऐसे में आज की युवा पीढ़ी, अगर घर वाले गोल्ड खरीद भी रहे होते हैं, तो उन्हें वो सलाह देते हैं कि अगर घर में मम्मी को, पापा को घर में कोई गिफ्ट लेना देना है, तो सुनो आप ऐसे करके देख लो। अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप बाजार में सीधा इन्वेस्टमेंट करिए ना, म्यूचुअल फंड्स में करिए, ईटीएफ्स में करिए। तो हेडलाइंस इस तरह से बन रही हैं, इसी महीने की हेडलाइन है कि 315 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड अपॉर्चुनिटी भारत के बाजार में जेनजी के कारण ओपन हुआ है। मतलब ये लोग निवेशकों को आप समझा रहे हैं, घर में समझा रहे हैं कि आप पैसे को इस तरह से खर्च मत करिए, सही तरह से इन्वेस्ट करिए। ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि भारत के घरों में ऑलरेडी इतना सोना है जितना टॉप 10 देश जितने भी हैं, उनके विदेशी मुद्रा भंडार को जोड़ दिया जाए, उससे ज्यादा हमारे घर में सोना रखा है। आप सोचें कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो फिर फॉरेक्स है हमारे आरबीआई का, उसमें 881 टन सोना रखा है और हमारे घरों में 31,000 टन सोना रखा हुआ है। अमेरिका के अंदर 3,000 टन सोना है बैंक के पास। उसको सबसे बड़ा बैंकर माना जाता है कि भाई सबसे ज्यादा सोना रख के बैठा, उससे 10 टाइम्स ज्यादा हम अपने घरों में रख के बैठे हैं। लेकिन हमारे घरों में रखा हुआ जो सोना है, उसको हम सरकार को नहीं देते। अदरवाइज वो अगर मार्केट में चलने लग जाए तो भाई साहब बाजार में बढ़िया, भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी, डॉलर गिरने लगेगा भारत के रुपए के सामने, हमारे को पूंजी जुटाने में दिक्कत ही नहीं आएगी, भारत को विदेशों से सोना नहीं लेना पड़ेगा अगर घर में रखा हुआ सोना बाहर आने लगा तो। अब पूछेंगे वो कैसे आ सकता है? तो भाई बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में रखे हुए सोने को ही हम चला देते हैं, मतलब घर के लोग ही बहुत सारी एजेंसीज को लोन दे करके कि भाई ये पकड़ो हमारा गोल्ड और इसके बदले हमें धन दे दो, तो वो गोल्ड सर्कुलेशन में आ जाता है। कुल मिलाकर के हमारे घरों में भी बहुत सारा सोना रखा हुआ है। तो अब जैन जी उस सोने को समझ करके कि कैसे उसका यूज किया जा सकता है, वो हो रहा है। ठीक है, गोल्ड बायर्स जो है ना इस समय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन आने वाला है, ऑलमोस्ट हर घर के अंदर एक परंपरा, क्योंकि 31,000 टन एक दिन में थोड़ी पहुंचाए घरों में। हर बार दिवाली, धनतेरस, शादी, बच्चे की कोई कोई खास दिन, तो उन दिनों पर हमारे घर अपने दुकानों से सोने की खरीद होती है। तो गोल्ड बायर्स अब आने वाले फेस्टिव सीजन में, गणेश चतुर्थी, दिवाली, इन सब के लिए सोना परचेज करने निकला हुआ है। तो एकदम मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ गई है, रीजनल डायनेमिक डिमांड बढ़ी है, तो ऐसे में सोने के भाव में एक तेजी देखी जा रही है। कुल मिलाकर के अब माहौल इतने दिन से जो चला आ रहा था वो फिर से सोने के तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो इस खबर के बाद सोचेंगे कि चलो यार गोल्ड खरीद ही लेते हैं, भाव बढ़ जाएगा, ये भारतीयों के साथ होने वाला सबसे कॉमन फैक्टर है। बाजार बढ़ रहा होता है तो भागने खरीदने भागते हैं, गिर रहा होता है तो बेचने भागते हैं। निवेशक जो समझदार होता है वो ये सोचता है गिर रहा है तो खरीद लूं, बढ़ रहा है तो अब बेच दूं, वो कमाने की सोचता है। लेकिन भारत के अंदर आप और मैं जिसने भी इस बात को समझ पाते हैं, हमको हमेशा फोमो रहता है और कहीं और ज्यादा महंगा ना हो जाए, अभी खरीद लेते हैं, है ना। जो लोग इस समय सुनकर के खबर खरीदने भागेंगे, मैं फिर से उनको हमेशा की तरह एडवाइस दे देता हूं। और वो एडवाइस आपके सामने एक सिचुएशन के आधार पर दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके सामने दो व्यक्ति हैं, एक उदाहरण हम रीना का ले रहे हैं और एक उदाहरण हम विक्रम का ले रहे हैं। रीना को गोल्ड खरीदना था, ज्वेलरी खरीदनी थी, कारण था कि उनके घर में शादी थी, बच्चे की शादी थी, उसके लिए गोल्ड खरीदना था। और विक्रम को गोल्ड में निवेश करना था क्योंकि उन्होंने अभी अपनी न्यूज पढ़ करके सुन लिया कि इस तरह से गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं। दोनों के अपने पास कंडीशन, पैसे दोनों के पास हैं, दोनों को जाके खरीदना है। एक जहां रीना खरीदने जा रही है, उनको ज्वेलरी खरीदनी है क्योंकि घर में शादी है। वहीं विक्रम को इसलिए खरीदना है क्योंकि उन्होंने भाव बढ़ता देख लिया, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है। दोनों में दिक्कत कहां आ गई वो समझिए। देखिए, जहां तक बात परंपरा पे, खास दिन पे या किसी इमोशन से जुड़ी हुई हो तो गोल्ड खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप निवेश के नाम पर खरीदने चले गए तो दिक्कत बहुत सारी है। कैसे? ज्वेलरी की डिजाइन, कारीगरी, इन सब पर एक पैसा खर्च हो रहा है। आप तो इन्वेस्ट करने के लिए लगा रहे थे, तो ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस आपको क्यों देने? क्या आप लोगों को उसके खरीद पर जीएसटी देना चाहिए? मतलब समझने की बात यह है कि जहां एक और विक्रम अगर अपना धन बेचने के, अपना जब सोना खरीदने जा रहा है, तो उसे क्या क्या करना पड़ रहा है? उसे सोने की कीमत पर 3% जीएसटी देना पड़ रहा है, जो मेकिंग चार्ज है वो अलग से देना पड़ रहा है, मेकिंग चार्ज पर 5% जीएसटी और देना पड़ रहा है, और अगर कारीगरी में कोई अलग क्वालिटी लग गई तो 6% से 20% तक जीएसटी के दायरे में और आ रहा है। मतलब उसकी खरीद पर, क्योंकि वो अब गुड्स और सर्विस वाले टैक्स के दायरे में आ गया,
तो वो गोल्ड के साथ साथ वो टैक्सेशन भी चुका के आ रहा है। जबकि जब वो बेचने जाएगा तो बेचते समय उसे, क्योंकि वो कारीगर नहीं है, वो तो जब उसको रिटर्न उसको पता चलेगा कि आज गोल्ड के भाव ऐसे हैं कि मुझे बेच देना चाहिए, तब उसे रियलाइज होगा यार इतने में खरीदा था, इतने में बिक रहा है, तो जो वृद्धि थी वो तो मैंने टैक्सेशन में चुका दी। तो ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही नहीं होता। अगर मैं आपके सामने एक डेटा रखूं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, तो 2025 का डेटा है कि भारत में सोने की जो ज्वेलरी की मांग है ना, वो 5 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है ज्वेलरी की मांग। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक जो रिकॉर्ड हाई खरीद हुई, मतलब गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन की, जिसमें मेकिंग चार्ज का सिस्टम नहीं था, ठीक है, ईटीएफ जहां जीएसटी नहीं था, वहां पर सबसे ज्यादा वृद्धि रही। भारत में कुल गोल्ड डिमांड का अगर आप हिस्सा देखें तो 40% तक वो इसी तरीके से खरीदा गया। मतलब हमारे देश के अंदर धीरे धीरे समझ बढ़ रही है कि अगर खास अवसर है तो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट निर्माण में करना चाहिए, ज्वेलरी में करना चाहिए, अदरवाइज और विकल्प में गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड का नाम सबसे ऊपर आता है। मतलब समझिए, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड करते क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। मतलब म्यूचुअल फंड का मतलब आपका, मेरा, सबका, कई लोगों का मिलकर के बनाया हुआ एक फंड है। वो फंड आपने किसी फंड हाउस को दिया हुआ है जो कि आरबीआई रेगुलेटेड तरीके से चल रहा है, सेबी रेगुलेटेड तरीके से चल रहा है। और उस फंड के अंदर हो क्या रहा है, जैसे एक्सिस बैंक ने फंड बना लिया, आईसीआईसी ने बना लिया, एचडीएफसी ने फंड बना लिया, कई लोगों के फंड से उन्होंने गोल्ड परचेज किया, ज्वेलरी नहीं परचेज की, उन्होंने गोल्ड परचेज किया। और उस गोल्ड में आपकी हेडक नहीं है, उन्होंने उस गोल्ड को सेफ लॉकर में रखवा के रखा। आपके पास तो पैसे लगाए थे आपने, आपको ट्रस्ट था, क्योंकि उन्होंने वो पैसा, पूरे सरकार का इंटरफेरेंस है, उन्होंने उस पैसे से गोल्ड खरीदा, लॉकर्स में पैसे अपने तरफ से सुरक्षित रखा। हमारा क्या था, ना तो हमें लॉकर की जरूरत पड़ी, ना हमें यह चिंता होने लगी कि वो प्योर खरीद रहे हैं कि इम्प्योर, क्योंकि उन्होंने पहले ही भाव बता दिया कि इस भाव पे खरीद रहे हैं, 99.5% प्योर गोल्ड खरीद रहे हैं। साथ ही साथ ना इसमें मेकिंग चार्ज देना, ना जीएसटी देना। तो जितना दाम चल रहा है गोल्ड का, आपने उतना म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में दे दिया, ईटीएफ बोले तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में दे दिया। अब आपने पैसा दे दिया, भाव बढ़ रहा है, अब भाव बढ़ रहा है तो आपको इससे मतलब नहीं है कि साहब आप एक्सिस वालों बेचोगे या नहीं बेचोगे, एचडीएफसी वाले बेचोगे या नहीं बेचोगे, आपने बढ़े हुए भाव पे फायदा लेके निकल गए। अच्छे ऑप्शंस हैं। मतलब बात इमोशंस की हो तो आपके लिए अलग बात है, लेकिन निवेश की हो तो समझदारी की आवश्यकता है। इसीलिए जब आप ये सुनते हैं कि गोल्ड का भाव अब बढ़ रहा है, हफ्ते के दर हफ्ते दर बढ़ रहा है, तो भाई साहब इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, समझदारी से चलते हुए बढ़ना है। ठीक है, बाकी आप किस समय पर गोल्ड खरीदते हैं कमेंट्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपनी रिसर्च करिए और अपने हिसाब से फैसले कीजिए। धन्यवाद।